Hello everyone. In this series of easy tricks to remember, we are going to learn interstate lessons. दोस्तों इस सीरीज में हम एम लक्ष्मीकांत चैप्टर वाइज कंप्लीट कर रहे हैं विद इजी ट्रिक्स विद क्लैरिटी ऑफ कंसेप्ट। इस सीरीज में मैं आपको सब कुछ याद करवा रहा हूँ जो भी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, सब कवर होगा इसी सीरीज के अंदर। इसी वीडियो के अंदर हम पूरा इंटरस्टेट लेसन याद कर लेंगे। ठीक है दोस्तों। और दोस्तों एक बात और, देखो, रिवीजन होगा खटाखट और एग्जाम निकलेगा फटाफट। और इस वीडियो को देखने के बाद ना आप यही बोलने वाले हो, मजा आ गया सर। ठीक है, तो अभी हम चलते हैं अपनी एम लक्ष्मीकांत बुक के ऊपर और इसमें आपको कुछ दिखाता हूँ कि चैप्टर को कैसे मैंने डिजाइन किया है। तो ये इंटरेस्टेड लेसन है हमारा लक्ष्मीकांत का, और इसको मैंने याद करने का तरीका बनाया है फम सेट। अभी बताऊंगा फम सेट क्या होता है। ठीक है, अब इसको देखो, आर्टिकल 262 है, इसको भी याद करने का तरीका मैंने बनाया है। इधर देखो, आर्टिकल 262। ठीक है, अभी याद कराऊंगा आपको मैं ये 263। एंड देन मैं आपको इंटरस्टेट काउंसिल के बारे में बताऊंगा, इसकी कंपोजिशन। ठीक है, स्टैंडिंग कमेटी ऑफ द काउंसिल सब कुछ डिस्कस करेंगे अभी हम। जोनल काउंसिल बताऊंगा, नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल के ऊपर तो क्वेश्चन भी आ गया 2024 में। ठीक है, वो भी हम डिस्कस कर लेंगे और फिर मैं इस चैप्टर को बाइंड अप करूंगा सब कुछ याद कराने के बाद। ठीक है, आपको कुछ नहीं छोड़ने वाला, जो भी एग्जाम के लिए इंपोर्टेंट है सब याद करा दूंगा। इसके बाद हमारा नेक्स्ट चैप्टर आएगा इमरजेंसी, और इसके अंदर मैंने आपको ब्रॉडर प्रोस्पेक्टिव भी ऐड कर दिया है। अब इमरजेंसी वाले चैप्टर्स है ना, जितने भी चैप्टर्स होंगे, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, गवर्नर, उन सारे चैप्टर्स के अंदर आपको एक पहले ब्रॉडर ब्रॉडर प्रोस्पेक्टिव मिलेगा, एक ब्रॉडर ओवरव्यू मिलेगा चैप्टर का, फिर देन हम सब कुछ याद करेंगे। ठीक है दोस्तों, और मैं हर लेक्चर में, हर वीडियो में ये बात बोला था कि भैया रैपिड रिवीजन सीरीज बना रहा हूँ। ठीक है, उसका कंटेंट तैयार हो रहा है और आपको ये जनवरी से कंटेंट मिलना स्टार्ट हो जाएगा, रैपिड रिवीजन सीरीज सब्जेक्ट वाइज। ठीक है, ये रहा ज्योग्राफी का। अब इसके अंदर हम कुछ भी नहीं छोड़ रहे, जो भी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है ना सब कवर कर रहे हैं। आप मुझे बता देना जरा कि आप सर ये टॉपिक छोड़ रहे हो, प्रीलिम्स में ये इंपॉर्टेंट है और कुछ छोड़ रहे हो। आप मुझे इसे देखने के बाद, इसे पढ़ने के बाद बता देना। ठीक है, अगर ऐसा होगा तो उसे भी डिस्कस कर देंगे, हम उसे भी क्लियर कर देंगे। ठीक है, ये रहा एनवायरमेंट का, और इसके अंदर ही मुझे बता देना आप कि आप सर कुछ छोड़ रहे हो। ठीक है, तो उसे भी कवर कर देंगे और वो भी करा दूंगा आपको। इसके बाद ऐसे ही मॉडर्न हिस्ट्री, एंशिएंट हिस्ट्री सब कवर करने वाले हैं हम। ठीक है, और मैंने आपको ये रही सेंटर स्टेट रिलेशन खत्म कर दिया, इंटर स्टेट का रिलेशन अभी खत्म हो जाएगा। इमरजेंसी के बाद फिर प्रेसिडेंट, गवर्नर खत्म हो जाएगा, और उसके बाद प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर, सेंट्रल काउंसिल मिनिस्टर, ये सब कुछ हम चैप्टर वाइज कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, चलो अभी हम चलते हैं अपने लेक्चर की तरफ, इंटरस्टेट काउंसिल चैप्टर की तरफ, और इसे कंप्लीट करते हैं, याद करते हैं। ठीक है दोस्तों, चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और दोस्तों एक बात और, ठीक है, आप जो है ना अपने दोस्तों के साथ वीडियो शेयर नहीं कर रहे, और ये गलत बात है दोस्तों। देखो फ्री सीरीज है और इसमें तो पैसा ही लगता है ना, फ्री सीरीज में वीडियो शेयर करने में पैसा तो नहीं लगता ना। वीडियो शेयर करो अपने दोस्तों के साथ, उनको भी थोड़ा प्रॉफिट करा दो। ठीक है दोस्तों, अगर हमें सक्सेसफुल फंक्शनिंग करनी है ना इंडियन फेडरल सिस्टम की, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, हम सेंटर और स्टेट के बीच में रिलेशन को स्ट्रॉन्ग करते हैं, उनके बीच में कॉपरेशन बढ़ाते हैं। ठीक है, बट इससे क्या सब कुछ हो जाएगा? नहीं। अगर उनके स्टेट्स के बीच में ही कॉपरेशन सही से नहीं हो पाएगा, इंडिया के अंदर ही स्टेट्स के बीच में अगर कॉपरेशन सही से नहीं होगा, तो भैया इंडियन फेडरल सिस्टम सही से वर्क नहीं करेगा। इसलिए हमने स्टेट स्टेट के बीच में भी कोऑपरेशन को स्ट्रॉन्ग करने के लिए स्टेप्स उठाए हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशन ने भी इसके बारे में बहुत कुछ बोला है। अब इसको हम याद करेंगे अभी हम। ठीक है, तो इंटर स्टेट कोऑपरेशन के लिए हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशनल मैकेनिज्म क्या है और एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल मैकेनिज्म क्या है। ठीक है, हम कैसे कोऑर्डिनेशन करेंगे। तो भैया कॉन्स्टिट्यूशनल मैकेनिज्म जान लो पहले। कोऑर्डिनेशन थ्रू इंटर स्टेट काउंसिल, resolution of interstate water disputes, mutual recognition of public acts, records and judicial proceedings, freedom of interstate trade, commerce and intercourse। तो ये सारे क्या हैं आपके कॉन्स्टिट्यूशनल मैकेनिज्म हैं। ठीक है, और ये क्या है आपके एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल मैकेनिज्म है, जोनल काउंसिल एंड नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल्स। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन मेक्स द फॉलोइंग फर्म प्रोविजंस फॉर इंटरस्टेट कोऑपरेशन एंड कोऑर्डिनेशन। दोस्तों कॉन्स्टिट्यूशन है ना, इन फर्म प्रोविजंस को डाला गया ताकि इंटरस्टेट कोऑपरेशन और कोऑर्डिनेशन हो सके। ठीक है, तो आर्टिकल 261 में आपको मिलेगा एम। एम क्या है यहाँ पर? तो म्यूचुअल रिकॉग्निशन ऑफ पार्ट्स।
ठीक है। तो पार्सू क्या है यहाँ पर, पब्लिक एक्ट्स, रिकॉर्ड्स और जुडिशियल प्रोसीडिंग्स। तो ये पब्लिक एक्ट्स जो होते हैं ना स्टेट्स के अंदर, ठीक है, रिकॉर्ड्स होते हैं, जुडिशियल प्रोसीडिंग्स होती है, तो एक दूसरे जो है ना, जितने भी स्टेट्स हैं हमारे यहाँ 28 स्टेट्स है ना, 28 के स्टेट्स जो उनके भी लॉज होंगे, ठीक है, जो पब्लिक एक्ट्स होंगे, रिकॉर्ड्स होंगे, जुडिशियल प्रोसीडिंग्स होंगे, ये एक दूसरे के लॉज को रिकॉग्नाइज करेंगे, ठीक है। तो म्यूचुअल रिकॉग्निशन होगा। तो आर्टिकल 261 कह रहा है ये बात, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है ये, इस चीज का ध्यान रखना। आर्टिकल 262 में क्या है, तो आर्टिकल 262 में है RWD, क्या, एडजुडिकेशन। अब एडजुडिकेशन किस चीज का, RWD, तो RWD से आपका है रिवर वाटर डिस्प्यूट। अब देखो दो स्टेट है और दोनों स्टेट के बीच में जो है ना एक रिवर, मतलब है, रिवर बह रही है और दोनों बीच में वाटर डिस्प्यूट है, रिवर वाटर डिस्प्यूट है। तो उसका एडजुडिकेशन कैसे करना है, ये आर्टिकल 262 में लिखा हुआ है, अभी आगे पढ़ाऊंगा मैं। आई आईएससी, आईएससी आपको मिलेगा 263 में। आईएससी क्या है, तो इंटर स्टेट काउंसिल है, ठीक है, और इंटर स्टेट काउंसिल जो बनी है वो आर्टिकल 263 से ही बनी है, ठीक है। तो अभी याद कराऊंगा आपको, ठीक है। और आर्टिकल 301 में मिलेगा आपको फ्रीडम ऑफ ट्रेड, कॉमर्स एंड इंटरकोर्स, मतलब आप ट्रेड, कॉमर्स और इंटरकोर्स कर सकते हो बिटवीन द स्टेट्स, ठीक है। ये आपको फ्रीडम मिलता है आर्टिकल 301 में, ठीक है दोस्तों। होप कि आपको ये याद हो गया हो और समझ में आ गया हो। और फिर आपको जेड से याद करना है जोनल काउंसिल्स, ठीक है। तो जोनल काउंसिल जो है स्टेब्लिश हुआ था पार्लियामेंट के द्वारा, बाय पार्लियामेंट, नॉट कॉन्स्टिट्यूशन, ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो फर्म जेड इज द निमोनिक फॉर द बॉडीज दैट प्रमोट इंटर स्टेट कोऑपरेशन। होप you understand and record everything whichever have read. Article 261 म्यूचुअल रिकॉग्निशन ऑफ पार्सू, ठीक है। तो आर्टिकल 261 में लिखा हुआ है कि भैया म्यूचुअल रिकॉग्निशन करना है पार्सू का। तो पार्सू क्या है यहाँ पर, पब्लिक एक्ट्स, रिकॉर्ड्स एंड जुडिशियल प्रोसीडिंग्स अक्रॉस इंडिया। तो आर्टिकल 261 में लिखा हुआ है, तो कैसे याद करोगे, वन लिखा हुआ है ना लास्ट में, 261, तो वन से रखना है यूनाइटेड, ठीक है, यूनाइटेड ट्रस्ट है ये, अक्रॉस इंडिया, पूरे इंडिया में, तो वन वन ट्रस्ट हो गया ना, तो यूनाइटेड ट्रस्ट है, इंडिया नेशन वाइड रिस्पेक्ट है, ठीक है। तो आर्टिकल 261 फुल फैद रखना है, क्रेडिट सेल बी गिवन अक्रॉस इंडिया टू पार्सू, ठीक है। तो ऐसे करके आपको आर्टिकल 261 याद रखना है, ओके। अब एक बात और, आर्टिकल 261 के अंदर ही, ठीक है, म्यूचुअल रिकॉग्निशन करेंगे पब्लिक एक्ट्स का, रिकॉर्ड्स का, जुडिशियल प्रोसीडिंग्स का भी, लेकिन जुडिशियल प्रोसीडिंग्स के अंदर ना आपको क्रिमिनल केस नहीं होगा, ओनली सिविल केसेस होगा, ठीक है। अब देखो ये इलाहाबाद के क्या है, चीफ जस्टिस हैं, ठीक है, इलाहाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं, और ये उत्तराखंड हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं रितु भारी, हमने एग्जाम्पल ले लिया, ठीक है। तो ये बोल रहे हैं भैया ये उत्तराखंड के जो है सिविल केसेस उनको हम रिकॉग्नाइज कर सकते हैं उनकी जजमेंट्स को, बट ये कह रही हैं कि भैया आपके लेकिन क्रिमिनल जजमेंट्स को हम रिकॉग्नाइज नहीं करेंगे। दैट इज आर्टिकल 261, ठीक है। इसके अंदर हम जुडिशियल प्रोसीडिंग्स के बारे में बात कर रहे हैं। तो सिविल केसेस को हम रिकॉग्नाइज करेंगे, ठीक है, बिटवीन द स्टेट्स, बट क्रिमिनल केसेस को रिकॉग्नाइज नहीं करेगा, ठीक है, ओके, समझ में आ गया, हो गया याद, चलो। आर्टिकल 262 रिवर वाटर डिस्प्यूट्स, तो इसको याद कैसे करोगे, देखो 262 है ना, स्टार्टिंग में 2, लास्ट में 2, तो एसोसिएट करो 2 को विद डिस्प्यूट बिटवीन 2 स्टेट्स, और ये वाला 2 इधर ले आओ कि पार्लियामेंट इसमें क्या करेगा, तो पार्लियामेंट कैन डू 2 थिंग्स। तो पार्लियामेंट तो कुछ भी कर सकता है ना, ठीक है। तो पार्लियामेंट कैन डू 2 थिंग्स, ठीक है, क्या करेगा, कैन प्रोवाइड फॉर एडजुडिकेशन ऑफ एनी डिस्प्यूट और कंप्लेन विथ रिस्पेक्ट टू द यूडीसी, यूडीसी यहाँ पर क्या है, यूज डिस्ट्रीब्यूशन एंड कंट्रोल ऑफ वाटर्स ऑफ एनी इंटर स्टेट रिवर एंड रिवर वैली, मतलब वो प्रोवाइड कर सकता है एडजुडिकेशन किसी भी डिस्प्यूट में, कंप्लेन में, अगर बात आई रिवर के यूज, डिस्ट्रीब्यूशन और कंट्रोल की, ठीक है। सेकंड थिंग क्या करेगा पार्लियामेंट, तो मे आल्सो प्रोवाइड दैट नाइदर द सुप्रीम कोर्ट नाइदर एनी अदर कोर्ट इज टू एक्सरसाइज जुडिक्शन इन रिस्पेक्ट टू एनी सच डिस्प्यूट और कंप्लेंट। तो ये भी कर सकता है क्या पार्लियामेंट, कि भैया सुप्रीम कोर्ट और ना ही दूसरा कोई कोर्ट
जो है ना एक्सरसाइज करेगा जुडिक्शन अगर कोई भी डिस्प्यूट आता है, कौन सा, रिवर वाटर डिस्प्यूट बिटवीन द टू स्टेट्स। ठीक है, तो पार्लियामेंट ये दो काम कर सकता है, तो पार्लियामेंट ने ये दो काम कर भी दिए। तो पार्लियामेंट हैज एनेक्टेड टू लॉज। ठीक है, तो पहले लॉ के अंदर उसने क्या बनाया, रिवर बोर्ड्स एक्ट 1956, और दूसरा बनाया ISWD एक्ट 1956। अब ISWD क्या है यहाँ पर, तो ये है इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट्स एक्ट। ठीक है, तो रिवर बोर्ड एक्ट 1956 में क्या है, इन्होंने स्टेब्लिश करा रिवर बोर्ड्स बाय सेंट्रल गवर्नमेंट ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ स्टेट गवर्नमेंट कंसर्न्ड टू एडवाइस देम, कि भैया उनको एडवाइस करेगी रिवर बोर्ड, ठीक है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट बनाएगी, ठीक है, विद द रिक्वेस्ट ऑफ स्टेट गवर्नमेंट फॉर द रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ इंटर स्टेट रिवर एंड रिवर वैलीज। उनके रेगुलेशन और डेवलपमेंट के लिए कौन सी, इंटर स्टेट रिवर और रिवर वैलीज को। अब ये सेकंड वाली क्या है ये, ठीक है, इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट एक्ट। इसके अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट जो है एम्पावर करेगी टू सेटअप एन एडहॉक ट्राइब्यूनल। अभी एडहॉक ट्राइब्यूनल क्या होता है, तो टेम्परेरी ट्राइब्यूनल बनाएगी जो एडजुडिकेट करेगी RWD को, ठीक है, रिवर वाटर डिस्प्यूट्स के अंदर एडजुडिकेशन देगी, ठीक है, जुडिशन देगी, ठीक है, ये ट्राइब्यूनल। और इनका जो काम होगा, डिसीजन ऑफ ट्राइब्यूनल जो होगा, इनका डिसीजन ऑफ ट्राइब्यूनल क्या होगा, फाइनल होगा और बाइंडिंग होगा। ठीक है, इसका ध्यान रखना। अच्छा, फाइनल और बाइंडिंग हो जाएगा इस ट्राइब्यूनल का डिसीजन, तो सुप्रीम कोर्ट हो चाहे अदर कोर्ट हो, एनी अदर कोर्ट, कोई इनका जुडिक्शन रह नहीं आता इनके ऊपर। जब इन्होंने बोल दिया कि भैया कि जो ये इनका जो ट्राइब्यूनल है ना, इनका जो वर्डिक्ट होगा वो फाइनल होगा और बाइंडिंग होगा, तो फिर सुप्रीम कोर्ट और अदर कोर्ट का कोई जुडिक्शन रह ही नहीं आता। ठीक है, आर्टिकल 262 आपको समझ में आ गया अब, और याद भी हो गया होगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, आर्टिकल 263 याद करते हैं। ठीक है, आर्टिकल 263 में है इंटर स्टेट काउंसिल। ठीक है, अब इंटर स्टेट काउंसिल क्या है, तो भैया हमने एक इंटर स्टेट काउंसिल बनाई। ठीक है, अभी मैं आपको समझाऊंगा अभी इसके अंदर कि इसके अंदर कौन कौन होगा, कंपोजिशन, स्टैंडिंग कमेटी। ठीक है, ठीक है, इंटर स्टेट काउंसिल बनाई। अगर कोई भी डिस्प्यूट आता है बिटवीन द स्टेट्स, तो एक काउंसिल बनेगी। इस काउंसिल के अंदर हम एक दूसरे को एडवाइस देंगे, है ना। ये बाइंडिंग तो नहीं होगा, खैर एक तरीके के इसमें रिकमेंडेशन आते हैं जिससे हम डिस्प्यूट्स को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे क्या करना है, याद कैसे करना है आपको, इसको थ्री लेटर्स को आपको 3 लेटर वर्ड ऑफ ISC से क्या करना है, एसोसिएट करना है। तो 263 है, और ISC में भी 3 ही आते हैं, इंटर स्टेट काउंसिल। तो और एक बात और, इंटर स्टेट जो काउंसिल है ना, ये कौन बनाएगा, प्रेसिडेंट बनाएगा। ठीक है, तो कैन एस्टेब्लिश इंटरनेट काउंसिल, कौन, प्रेसिडेंट। और डिफाइन द नेचर ऑफ ड्यूटीज, ड्यूटीज भी डिफाइन कर सकता है प्रेसिडेंट ही। ठीक है, इंटरस्टेट काउंसिल के। तो अंडर आर्टिकल 263 प्रेसिडेंट हैज एस्टेब्लिश द फॉलोइंग काउंसिल। तो उन्होंने बनाया सेंट्रल काउंसिल ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, सेंट्रल काउंसिल ऑफ लोकल गवर्नमेंट, और 4 रीजनल काउंसिल्स फॉर सेल्स टैक्स फॉर न्यूज। न्यूज क्या है यहाँ पर, नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ जोन्स। ठीक है, अब देखो इंटर स्टेट काउंसिल समझते हैं। तो इंटर स्टेट काउंसिल के कंपोजिशन समझ लो पहले। इसका जो चेयरमैन होगा वो होगा प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, एक बात का ध्यान रखना है। और इसके अंदर जितने भी चीफ मिनिस्टर है ना, जितने भी स्टेट्स हमारे यहाँ, वो सारे इसके मेंबर होंगे। और एक बात हो, चीफ मिनिस्टर जैसे दिल्ली हो गया, पुडुचेरी हो गया, जहाँ पर लेजिस्लेटिव असेंबली है, यूटी है लेकिन लेजिस्लेटिव असेंबली है, उनके चीफ मिनिस्टर भी होंगे। एडमिनिस्ट्रेटर्स ऑफ अदर यूटीज नॉट हैविंग लेजिस्लेटिव असेंबली, जैसे दमन एंड दीव हो गया, लक्षद्वीप हो गया, अंडमान निकोबार हो गया। ठीक है, और गवर्नर ऑफ स्टेट्स अंडर प्रेसिडेंट रूल। ठीक है, और 6 कैबिनेट मिनिस्टर्स इंक्लूडिंग होम मिनिस्टर नॉमिनेटेड बाय PM प्राइम मिनिस्टर, 5 मिनिस्टर ऑफ कैबिनेट रैंक, मिनिस्टर ऑफ स्टेट इंडिपेंडेंट चार्ज एज अ परमानेंट इनवाइटीज नॉमिनेटेड बाय PM। तो ये सारे कौन होंगे, कंपोजिशन में आएंगे किसके, इंटर स्टेट काउंसिल में। भैया प्रीलिम्स में या फिर जितने भी टेस्ट रह जाते हैं ना प्री वाले, उसके अंदर देखना इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, इनकी कंपोजिशन पूछ लेंगे। तो आपको ये ध्यान रखना, ये सारे तो होंगे, जो नहीं होंगे वो इसके अंदर इंक्लूड नहीं है, खत्म कहानी। तो एलिमिनेशन में काम आएगा आपको ये, तो ऐसे करके याद रखना है। ठीक है, ये 5-5 हज़ार का जो कोर्स बेच रहे हैं ना, कुछ नहीं, आप स्टैटिक पोर्शन को सही से रिवाइज कर लो, प्रीलिम्स ऐसे निकल जाता है। बस लॉजिक माइंड से क्वेश्चन सॉल्व करना आना चाहिए, वो मैं आपको करा ही दूंगा। ठीक है, स्टैंडिंग कमेटी ऑफ द काउंसिल। अब इसी के अंदर इंटर स्टेट काउंसिल के अंदर हमने
एक स्टैंडिंग कमेटी बनाई। स्टैंडिंग कमेटी समझ रहे हो भैया, जिनको हम तुरंत बुला सकते हैं, जिनको तुरंत काम दे सकते हैं, ठीक है। फॉर कंटिन्यूस कंसल्टेशन एंड प्रोसेसिंग ऑफ मैटर्स फॉर कंसिडरेशन ऑफ द काउंसिल। करेंटली इट कंसिस्ट ऑफ यूनियन होम मिनिस्टर, इसका क्या होगा, चेयरमैन होगा। मतलब अमित शाह इस समय कौन होंगे, होम मिनिस्टर है वो, तो इसके चेयरमैन होंगे अमित शाह। और 4 अदर यूनियन मिनिस्टर कौन होंगे, इसके मेंबर, और चीफ मिनिस्टर ऑफ 8 स्टेट्स। अब ये ध्यान है, 8 स्टेट्स का मतलब ये है कि मतलब ये रोटेशन बेस के ऊपर 8 के 8 ऐसे करके चेंज होते रहेंगे, ठीक है। अब देखो इनका रोल क्या होता है इंटरस्टेट काउंसिल का, तो ये एक रिकमेंडरी बॉडी है ऑन इश्यूज रिलेटेड टू इंटरस्टेट, सेंटर स्टेट एंड सेंटर यूनियन टेरिटरीज रिलेशंस। और उसके जो डिसीजन होते हैं वो बाइंडिंग नहीं होते, ये मैंने आपको बता ही दिया है। अब इसी के अंदर हमने इंटरस्टेट काउंसिल सेक्रेटरीट भी बना रखा है, ठीक है। पीवाई क्यू बहुत सारे होंगे, और मैं एक बात बता रहा हूँ, पीवाई क्यू मतलब एमसीक्यू बहुत सारे बनेंगे इसके ऊपर, तो इसका ध्यान रखना। इट वाज सेटअप इन 1991 एंड हेडेड बाय सेक्रेटरी टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इसकी आप तैयारी कर रहे हो भाई सेक्रेटरी बनने की, आईएएस ऑफिसर बनते हैं ना, इसके बाद सेक्रेटरी बनते हैं लास्ट में आके। सिंस 2011 इट इज आल्सो फंक्शनिंग एज सेक्रेटरीट ऑफ जोनल काउंसिल, इसको भी ध्यान रखो। अब जोनल काउंसिल समझ लो। अब देखो 5 जोनल काउंसिल्स हैं, नदर्न, सेंट्रल, ईस्टर्न, वेस्टर्न और सदर्न। अभी भी ध्यान रखना ये स्टेचुटरी है, ठीक है, स्टेचुटरी बॉडीज है ये सारे, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज नहीं है। और ये जो है ना, ये वाले जो जोनल काउंसिल्स हैं ये बने स्टेट रिकॉग्नाइजेशन एक्ट 1956 से। और ये जो लास्ट में बना नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल, ठीक है, इसके अंदर मेंबर्स होंगे अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा। और ये भी स्टेचुटरी बॉडी है, लेकिन ये जो एक्ट आया है, ये जो नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल बना है ना, ये आया है नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल एक्ट 1971 से। और इसके ऊपर देखो 2024 का पीवाईक्यू मिल जाएगा आपको, ठीक है। अब इसके अंदर कंपोजिशन कौन कौन है, मतलब मेंबर कौन कौन होंगे, तो यूनियन होम मिनिस्टर होगा इसका चेयरमैन, ठीक है। यहाँ पर कौन होता है, यहाँ पर भी चेयरमैन यूनियन होम मिनिस्टर ही होता है। और मिनिस्टर ऑफ स्टेट इंडिपेंडेंट चार्ज होगा, ठीक है, इसका वाइस चेयरमैन, ठीक है। गवर्नर एंड चीफ मिनिस्टर ऑफ कॉन्स्टिट्यूंट 8 स्टेट्स, ठीक है, ये सारे 8 स्टेट्स होंगे, तो उनके गवर्नर और चीफ मिनिस्टर के मेंबर होंगे। और 3 मेंबर्स टू बी नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट, इस इसका ध्यान रखना, प्रेसिडेंट द्वारा 3 मेंबर्स होंगे, नॉमिनेट करेंगे जाएंगे, वो उसके क्या होंगे, मेंबर होंगे, तो इसको ध्यान रखना है। अब देखो इसके अंदर कंपोजिशन देख लो, यूनियन होम मिनिस्टर ही होगा, चीफ मिनिस्टर ऑफ ऑल स्टेट्स होंगे ही, ठीक है। सीएम एक्ट एज द वाइस चेयरमैन इन बाय रोटेशन ऑफ 1 ईयर, ठीक है। 2 अदर मिनिस्टर फ्रॉम ईच स्टेट इन द जोन एंड एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ ईच यूटी एंड द जोन, ठीक है। बस इसके अंदर ये ध्यान रखना है प्रेसिडेंट वाला लाइन, तो यही क्वेश्चन बना था 2024 में भी, ठीक है। चलो हो गया ना याद, समझ में आ गया। चलो आगे बढ़ते हैं। आर्टिकल 263 स्पेसिफाइज द ड्यूटीज दैट कैन बी असाइन टू इंटरस्टेट काउंसिल्स, वो है सीडीआर, ठीक है। तो ये जो है आर्टिकल 263 में बात करी गई है कि हम ये सारी जो है ना ड्यूटीज दे सकते हैं किसको, इंटरस्टेट काउंसिल को, सीडीआर, ठीक है। और कौन देगा, ये प्रेसिडेंट दे सकता है, ठीक है। तो कॉमन इंटरेस्ट जहां पर आएगा स्टेट्स का, डिस्प्यूट्स आएगा जहां पर स्टेट्स के बीच में, रिकमेंडेशन देगा यहाँ पर इंटरस्टेट काउंसिल फॉर द बेटर कोऑर्डिनेशन, ठीक है। तो आप इसको एक बार पढ़ लेना, आप सीडीआर से याद कर सकते हो कि ये आर्टिकल 263 में हम ड्यूटी दे सकते हैं इंटरस्टेट काउंसिल्स को, इसके ऊपर कॉमन इंटरेस्ट जहां पर आएगा, डिस्प्यूट्स और रिकमेंडेशन फॉर बेटर कोऑर्डिनेशन, ठीक है। देखो आर्टिकल 131 जो है ना, यहाँ एक्सक्लूसिव एंड ओरिजिनल जुरिडिक्शन देता है सुप्रीम कोर्ट को, आर्टिकल 131, ठीक है। और ये हम पढ़ेंगे सुप्रीम कोर्ट वाले चैप्टर में। बस मैंने यहाँ पर क्यों पढ़ाया आपको कि भैया हम इंटरस्टेट काउंसिल पढ़ रहे हैं ना। अब इंटरस्टेट काउंसिल का जो है ना जुरिडिक्शन जो होता है वो होता है एडवाइजरी, बट सुप्रीम कोर्ट का होता है बाइंडिंग, ठीक है। तो यहाँ समझ लो कि ओनली सुप्रीम कोर्ट हैव ओरिजिनल जुरिडिक्शन इन एनी डिस्प्यूट, जितनी भी डिस्प्यूट है इंडिया के अंदर उसके ऊपर ओरिजिनल जुरिडिक्शन जो है सुप्रीम कोर्ट होगा। कहाँ पर, अगर बात आई सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच की, अगर बात आई सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और एक और स्टेट गवर्नमेंट के बीच की, और बात आई जितने भी स्टेट गवर्नमेंट है उनके बीच में अगर कोई डिस्प्यूट से, तो उसके अंदर ओरिजिनल जुरिडिक्शन जो होगा वो सुप्रीम कोर्ट का होगा, ठीक है।
तो इंटरस्टेट काउंसिल फंक्शन टू इंक्वायर एंड एडवाइस अपॉन द इंटरस्टेट डिस्प्यूट इज कॉम्प्लीमेंट्री टू सुप्रीम कोर्ट जुडिक्शन अंडर आर्टिकल 131। इस बात का ध्यान रखना, ये कॉम्प्लीमेंट्री लिखा हुआ है यहाँ पर, ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री है सुप्रीम कोर्ट के जुडिक्शन का, सप्लीमेंट्री नहीं है। कॉम्प्लीमेंट्री मतलब साथ बाय साथ चलेगा, टू डिसाइड लीगल कॉन्ट्रोवर्सी बिटवीन द गवर्नमेंट, ठीक है। होप ये आपको समझ में आ गया होगा, नहीं आया तो मुझे कमेंट करके पूछ लेना, ठीक है, डाउट मत लेना। तो आर्टिकल 131 कैसे याद करोगे? तो एक डिस्प्यूट होगा, 3 पार्टीज इन्वॉल्व हो सकते हैं इसके अंदर, ठीक है, और उसमें से सुप्रीम कोर्ट के पास अल्टीमेट एक्सक्लूसिव और जुडिक्शन होता है, ठीक है। मतलब मोदी जी का भी डिस्प्यूट ले सकता है सुप्रीम कोर्ट बिटवीन द केजरीवाल, है ना, और ये स्टालिन है तमिलनाडु के, इन तीनों के बीच में डिस्प्यूट है, तो कौन जा सकता है? सुप्रीम कोर्ट जा सकता है ये डिस्प्यूट, और सुप्रीम कोर्ट इसके ऊपर ओरिजिनल जुडिक्शन अपना दे सकता है, ठीक है, हो गया ना याद। नर्मदा वाटर डिस्प्यूट बिटवीन एमजी महाराजा, ठीक है। तो एमजी महाराजा कौन है यहाँ पर जी, समझ लो। तो एमजी महाराजा है कौन? देखो नर्मदा रिवर है ना, वो कहाँ से कर लिए? मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र और राजस्थान, तो इनके बीच में डिस्प्यूट है। तो ऐसे करके आप याद कर सकते हो कि नर्मदा वाटर डिस्प्यूट जो है किसके बीच में है? एमजी महाराजा, ठीक है, मध्य प्रदेश, गुजरात, ठीक है, तो एम से मध्य प्रदेश, जी से गुजरात, ठीक है, फिर एम ये वाला महाराष्ट्र, एम एच से, और ये राजा वाला राजस्थान, ठीक है, आर जे राजस्थान। और नर्मदा वाटर डिस्प्यूट ट्राइब्यूनल वाज फॉर्म्ड इन 1969। ये एडिशनल तुम्हारा इन्फॉर्मेशन है, और ये प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसलिए पढ़ाया मैंने आपको। आप देखो, रावी एंड ब्यास वाटर डिस्प्यूट बिटवीन द स्टेट्स ऑफ पुराहा, ठीक है, पुराहा से है भैया, पी से पंजाब, ठीक है, आर से राजस्थान, और एस से हरियाणा। तो रावी एंड ब्यास वाटर डिस्प्यूट कहाँ मिलेगा आपको? पुराहा में मिलेगा, ठीक है। और रावी ब्यास वाटर डिस्प्यूट जो है इसका जो ट्राइब्यूनल बना था ये है ना 1990 में, ये भी प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब वांसांतरा वाटर डिस्प्यूट इज बिटवीन ओडिशा एंड आंध्र प्रदेश। देखो वांसांतरा एडी आता है इसके बीच में, तो ए से आंध्र प्रदेश, और डी से मतलब डी से बीच में आता है ना उड़ीसा, तो उड़ीसा, ठीक है। तो ऐसे करके आता है ना, ये आंध्र प्रदेश और उड़ीसा, वांसांतरा रिवर, ठीक है। अब देखो महानदी रिवर वाटर डिस्प्यूट बिटवीन छत्तीसगढ़ एंड उड़ीसा। तो महाचोर, ठीक है, महानदी तो महाचोर के पास है, ठीक है, इसके इनके बीच में डिस्प्यूट है। तो महानदी वाटर डिस्प्यूट ट्राइब्यूनल बनी है 2018 में ही, अभी फिलहाल ही बनी है। और ये देखो जरा, ये चोर जो है लग रहा नहीं मार्वल के हीरो है। तो महा से महानदी रिवर है, और चोर से छत्तीसगढ़ और उड़ीसा, ठीक है, सी एस से छत्तीसगढ़, ओ से ओ आर से उड़ीसा, ठीक है। जनता दल गवर्नमेंट हेडेड बाय वीपी सिंह एस्टैब्लिश इंटरस्टेट काउंसिल इन 1990। तो ये भी ध्यान रखना, वीपी सिंह थे और जनता दल गवर्नमेंट थी उस टाइम पे, जिन्होंने इंटरस्टेट काउंसिल को 1990 में फॉर्म किया, एस्टैब्लिश किया, ठीक है। तो उस टाइम बहुत ज़्यादा पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी थी इंडिया के अंदर, ठीक है। तो इंडिया हैज़ अनस्टेबल गवर्नमेंट विद 2 प्राइम मिनिस्टर, श्री वीपी सिंह इन दिसंबर 1989 टू नवंबर 1990, और श्री चंद्रशेखर 1990 से 1991। तो उन्होंने इंटरस्टेट काउंसिल फॉर्म कर दी, स्टैब्लिश कर दी, ऐसे करके आप याद रखना, ठीक है। पॉलिटिकल बैकग्राउंड में याद रखोगे तो याद रहेंगे, और ये प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है कि भाई इंटरस्टेट काउंसिल कौन लेकर आया था, तो वीपी सिंह लेकर आए थे, जनता दल गवर्नमेंट, ठीक है। जोनल काउंसिल वर्सेस इंटरस्टेट काउंसिल के चेयरमैन, ठीक है। तो देखो एक पिक्टोरियल पिक्चर से आप याद कर सकते हो कि, ठीक है, कि इन दोनों का चेयरमैन कौन होता है। वैसे मैंने आपको बता दिया है कि कौन होता है। तो प्राइम इज द इंटरस्टेट काउंसिल का क्या चेयरमैन, प्राइम मिनिस्टर होगा इंटरस्टेट काउंसिल का। और होम जोन मतलब जोनल काउंसिल, तो होम मिनिस्टर कौन होगा? जोनल काउंसिल का। तो इंटरस्टेट काउंसिल इज फॉर ऑल स्टेट, सो आई विल हैव टू चेयर इट, मोreover इट इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। तो प्राइम मिनिस्टर होंगे कौन इसका? चेयरमैन। ये मोदी जैसे लग रहा है थोड़ा, और इसने बोल दिया भैया, किसने? ये जो अमित शाह जैसे लग रहा है। ओके, आई विल चेयर 6 जनरल काउंसिल, देन दे आर स्टेचुटरी बॉडीज। तो होम मिनिस्टर कौन होगा इसका? चेयरमैन किसका? जोनल काउंसिल का। हो गया ना याद? इजी था, और ये आपको मैंने पढ़ा दिया है, ठीक है। अब इसे पढ़ लेते हैं, ठीक है। आर्टिकल 301 टू आर्टिकल 305, और ये बात करता है ट्रेड से। और आर्टिकल 306 जो है रिपील्ड हो चुका है,
और आर्टिकल 307 क्या है, अपॉइंटमेंट ऑफ अथॉरिटी बाय पार्लियामेंट। ठीक है, तो 301 क्या है अभी आपको मैंने याद करा चुका हूँ, फ्रीडम ऑफ ट्रेड, कॉमर्स एंड इंटरकोर्स। ठीक है, और आर्टिकल 302 क्या है, रेस्ट्रिक्शन बाय पार्लियामेंट। ठीक है, ट्रेड के बारे में ही है कि भैया कौन से ट्रेड को रेस्ट्रिक्ट कर सकती है पार्लियामेंट। ठीक है, आर्टिकल 303 क्या है, अथॉरिटी दैट इज यूनियन एंड स्टेट्स टू हैव रेस्ट्रिक्शन ऑन देयर पावर्स। अब एक बात काम कर रहा मेरे लिए थोड़ा सा बस, अब एक बार ना पॉलिटी की बुक खोलना और ये सारे आर्टिकल्स वहां से एक बार देख कर पढ़ लेना। ठीक है, और आर्टिकल 304 क्या है, डिस्क्रिमिनेशन अमंग स्टेट्स। ये क्या होगा, नहीं होना चाहिए, डिस्क्रिमिनेशन अमंग द स्टेट्स नहीं होगा। ठीक है, आर्टिकल 304 बोलता है। आर्टिकल 305 क्या है, एग्जिस्टिंग लॉज फॉर स्टेट मोनोपोलीज। ठीक है, मतलब जितनी भी स्टेट मोनोपोलीज है ना उसके बारे में बात करता है क्या, आर्टिकल 305। ठीक है, 305 और 307 क्या करता है, मैंने बताया ना, अपॉइंटमेंट ऑफ अथॉरिटी बाय पार्लियामेंट, अपॉइंटमेंट ऑफ अथॉरिटी बाय पार्लियामेंट फॉर कैरिंग आउट पर्पसेज ऑफ आर्टिकल 301 टू 304। मतलब भैया हम जो ट्रेड की बात कर रहे हैं, फ्रीडम ऑफ ट्रेड की, इन सब चीज़ के लिए हमें क्या करना होगा, एक अथॉरिटी को अपॉइंट करना होगा, और वो करेगी कौन, पार्लियामेंट करेगी, कि भैया ये सारे फंक्शन स्मूथली होते रहे। ठीक है, तो आल्सो नोन एज इंटर स्टेट ट्रेड एंड कॉमर्स कमीशन। ठीक है, जो बनाती है अथॉरिटी, ये जो बनाई है ना अथॉरिटी, उसका नाम है इंटर स्टेट ट्रेड एंड कॉमर्स कमीशन। और इसी के साथ हमारा ये चैप्टर फिनिश हो चुका है, हम याद कर चुके हैं सब कुछ। और अगर आप अभी भी कोई डाउट है तो आप मेरे से पूछ सकते हो। ठीक है, आप कमेंट करके बता सकते हो मुझे, और प्लीज़ कमेंट करके तो बताया करो कि भाई लेक्चर कैसे लगा, ताकि मुझे पता चलता रहे कि मुझे और क्या इम्प्रूव करना चाहिए। और जिनको कुछ भी डाउट पूछना है आप मुझे यहाँ टेलीग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हो, ये मेरी टेलीग्राम आईडी है। और रिवीजन में प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है, या फिर कोई गाइडेंस चाहिए आपको एग्ज़ाम से रिलेटेड, कुछ भी डाउट हो आप मेरे से कॉन्टेक्ट कर सकते हो। और अगले लेक्चर में मिलते हैं। ठीक है, और इमरजेंसी वाला चैप्टर है हमारा। ठीक है, इसके लेक्चर में मिलते हैं, उसको फिनिश करेंगे, याद करेंगे सब कुछ। और अभी के लिए इतना ही। ठीक है, तो रिवीजन होगा खटाखट और एग्ज़ाम निकलेगा फटाफट। ओके, देन बाय।